ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज स्क्रीन सब ठीक है। ओके बेटा। अच्छा बेटा, असल में मैं आता हूँ कैंपस पे। जो कराची में रहते हैं उनको पता है कि निपा जो है उसके आसपास और ये यूनिवर्सिटी रोड जो है ये टोटल ब्लॉक हुआ होता है। कभी कौन सा एरिया बंद कर देते हैं। तो आज भी मैं एक जगह स्टक अप हो गया। निकला काफ़ी जल्दी था, मगर इन इन जो है वो तकरीबन मैं पहुंचा हूँ 50 to 55 मिनट्स में, हालांकि ये रास्ता 20 मिनट्स का है। एनीवे मेरा ख्याल है चंद दिनों में ये क्लियर हो जाएगा होपफुली। ये जो क्लास थोड़ा सा एक आध दिन देर से अगर स्टार्ट हो जाए तो यू हैव टू बेयर विथ मी, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि टाइम पे स्टार्ट करूँ। मगर ये जो ट्रैफिक का है ना, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं, इसी से आना पड़ता है। एनीवे तो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? स्टार्ट करें बेटा। चलो बेटा, ओके ओके। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 1 के थर्ड लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने अब तक चैप्टर 1 में एक तो बेसिस हमने बनाया था। इसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे जो कि हमारे इस चैप्टर यानी चैप्टर 1 और जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस को, उसमें हमने कुछ स्टडी किए थे। आज हम कुछ आगे जाएंगे और जो आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.2 इसको स्टडी करेंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अच्छा, बिजनेस का पर्पस क्या है? बार बार हम जिक्र कर रहे हैं बिजनेस का पर्पस क्या होता है। प्रॉफिट, सही है। पर्पस ऑफ अ बिजनेस क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। अच्छा, अब इस प्रॉफिट के हवाले से, प्रॉफिट कमाने के हवाले से ये छोटा सा एक पॉइंट है और बाकी तो सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है। हमने पिछली क्लास के अंदर इसको कवर कर लिया था। इस वजह से मैं राइट अवे इसको गो थ्रू करता हूँ और फिर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट। ओके, द प्राइमरी गोल, द प्राइमरी, इसका मतलब है कि बिजनेस के बहुत सारे और भी गोल्स हो सकते हैं, राइट। अच्छा, एक टर्म में यूज कर रहा हूँ, आपको बाकी गोल्स में से कुछ अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक गोल है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। बिजनेसेस जहाँ जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जिस एरिया में काम करते हैं, तो उस बिजनेस उनके लिए भी जिम्मेदारी रखते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि कंपनी उस जिस एरिया में वो ऑपरेट करती है वहाँ के लोगों के लिए स्कूल बना दे, हॉस्पिटल बना दे, या और इस किस्म के कोई एक्टिविटीज करे, ठीक है। अच्छा, ये भी बिजनेस के गोल्स होते हैं, मगर प्राइमरी गोल एट द एंड ऑफ द डे, जिसको कहते हैं ना, एक वर्ड है, ये फ्रेज है, रेजोन डेट्रा। इंग्लिश में यूज होता है रेजोन डेट्रा, और ये फ्रेंच है, जिसका मतलब क्या है? द वेरी रीजन, द रीजन इटसेल्फ, वो आया क्यों, वो बना क्यों। तो बिजनेस का जो प्राइमरी गोल है, जो रेजोन डेट्रा है, वो है प्रॉफिट, राइट। तो प्राइमरी गोल ऑफ ऑल बिजनेसेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट। Businesses have the right to keep and use their profits as they choose. अब इसमें दो लफ्ज यूज हुए हैं। प्रॉफिट के साथ बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस उसे यूज कर सकता है, यानी उस प्रॉफिट को उन्होंने से आपका प्रॉफिट का अमाउंट या रेवेन्यू का अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुआ? आपने सेल्स की और सेल्स से रिसीट आई, वो बन गया आपका रेवेन्यू, से वो 100 है। आपकी कॉस्ट भी लगी थी, राइट, आपकी कॉस्ट लगी थी से कितनी? 70। तो आपका प्रॉफिट कितना रह गया? 30। अब ये 30 के साथ बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस को यूज कर सकता है। कैसे यूज करेगा? आप अगले साल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उस 30 में से कोई आपने नया एसेट परचेज कर लिया, ठीक है, या आपने अगले साल के लिए या करंट ईयर के लिए भी, या राइट अवे उसी वक्त के लिए कोई लैंड परचेज कर ली,
कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, बिजनेस पे खर्चा किया, तो यूज किया आपने, मगर आप उसको यूज करने के बजाय रिटेन भी कर सकते हो। प्रॉफिट को रिटेन करने को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में क्या कहते हैं बताएं? अकाउंटिंग में कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अर्निंग्स को क्यों रिटेन किया जाता है, यूज नहीं किया जाता, रिटेन किया जाता है, क्यों? ताकि फ्यूचर में उसे यूज किया जा सके। तो अब अगर लेट सपोज कि बिजनेस ने वो 30 को सोचा कि हमें इस साल नहीं, अभी नहीं, आगे किसी साल एक्सपेंशन में ये पैसे काम आएंगे, तो वो क्या करेंगे, रिटेन कर लेंगे। मगर सर जी यहाँ तो ये बिजनेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस वाला बंदा कहाँ गया, बिजनेस वाला बंदा कहाँ गया? सर जी वो बिजनेस वाला जो बंदा है, उसके लिए बिजनेस था क्यों? ताकि वो कमाए। अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑलरेडी जो फॉर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, उन फॉर्म में से हमने सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर भी देखा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर हमने पार्टनरशिप भी देखी और हमने कंपनी भी देखी, राइट। अच्छा अब बताएं कि जो बिजनेस करने वाले लोग थे, जो इन्वेस्टर हैं, जिसने बिजनेस किया, जो बिजनेस ओनर है, उसका तो सोचो। यहां हम सोच रहे हैं बिजनेस का, ये है बिजनेस का एरिया, ये है ओनर का एरिया, ठीक है। बिजनेस ने कमाया कितना, टोटल रिसीट्स है 100 की, खर्चे में कितने चले गए, 70, कितना रह गया, 30। अब 30 को हमने क्या कहा कि बिजनेस क्या करेगा, यूज करेगा बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर क्या करेगा, रिटेन करेगा, कीप करेगा, ऐसा ही लिखा ना हमने। तो सर उसको क्या मिलेगा, सोल प्रॉफिट का। इसका मतलब है कि आपके प्रॉफिट का एक तीसरा भी तो यूज है, आपके प्रॉफिट का तीसरा यूज है ड्राइंग। और ये ड्राइंग भी एक किस्म का क्या है, उसका यूज है। यूज हो गया ना, यूज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेस पे खर्चा किया जाए, ओनर उसमें से ड्राइंग भी तो कर सकता है। सेम यहाँ पे भी ये बात अप्लाई की जा सकती है, सेम यहाँ पे भी बात अप्लाई की जा सकती है। मगर इस केस में जो कंपनी के पीछे लोग होंगे, उसको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के, अब जैसे कि मैं कितनी एहतियात बरत रहा हूं, मैं इसको ओनर नहीं बोल रहा, ये कंपनी के ओनर्स। ये क्यों नहीं बोल रहा सर? इसलिए नहीं बोल रहा, समझिएगा ये पॉइंट, ये भी आपके काम का पॉइंट है कि एक कंपनी में सपोज करते हैं कि हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, कितने, 5, ए, बी, सी, डी और ए। अब पांचों ने बिजनेस किया, बिजनेस मिलके किया। अब फॉर्म उनके पास जो अवेलेबल थे दो ही थे, या तो पार्टनरशिप करें या तो कंपनी बनाए। उन्होंने बनाई कंपनी। अब कंपनी को एक स्टेटस हासिल है जिसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसे सेपरेट लीगल एंटिटी को एक और लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। इसे क्या हासिल है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है ये जो पीछे शेयर होल्डर्स हैं और ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, ये अलग लीगल पर्सन और ये अलग लीगल पर्सन। अब कंपनी ने जब बिजनेस करना होता है तो कंपनी ने एसेट्स परचेज करने होते हैं, क्योंकि पर्सन कौन है, कंपनी, तो कंपनी के पास सर्टेन राइट्स है, लेकिन ओन एसेट्स, ठीक है। जब ओन कर सकते हैं एसेट्स, अब सवाल मेरा ये है, जो आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखोगे ना जैसे अकाउंटेंसी में, तो वहां पे चूंकि एक अलग पर्पस होता है, तो अक्सर टीचर्स समझाने के लिए कुछ मिसालें देते। मगर जब आप कंपनी लॉ पे आते हो, लीगल सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो मिसालें आपके लिए फिर बैरियर बनती है। और इसलिए मुझे मोहतात रहना होता है, कोई भी जुमला बोलते वक्त कोई ऐसा जुमला ना बोलूं कि लॉ के खिलाफ हो। अब आपसे मेरा सवाल है, यहाँ पे एक तरफ है
ये एसेट्स, दूसरी तरफ है ये कंपनी, ठीक है। तो एक एसेट्स, दूसरा कंपनी, और तीसरा शेयर होल्डर्स। मेरा आपसे सवाल है, एसेट्स का ओनर कौन है? ओनर कौन है एसेट्स का? एसेट्स किसके हैं सर? ये एसेट्स जो है कंपनी के हैं, क्योंकि कंपनी पर्सन है और कंपनी के ही एसेट्स है। ओके, कंपनी किसकी है सर? कंपनी किसी की भी नहीं हो सकती सर। हम तो सुनते हैं ना, क्या आपने नहीं सुना ये वाला जुमला कि मेरी कंपनी है? हाँ, आम जबान में हम बोलते हैं, बोल भी सकते हैं कि जी कंपनी का मैं ओनर हूँ, 3 कंपनी का मैं ओनर हूँ, बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। मगर लीगली स्पीकिंग इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज पर्सन कैंट बी ओन्ड। यू कांट ओन अ पर्सन, you can only own property, and company is not a property, company is a person। आई बात समझ? तो सर मैं फिर क्या हूं? शेयर होल्डर क्या है? शेयर होल्डर शेयर का ओनर है। उस कंपनी के अंदर जो फाइनेंस चाहिए था उसको कहते हैं कैपिटल। फाइनेंस चाहिए था ना, कि कंपनी को कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, कैपिटल। उस कैपिटल में से जो मैं हिस्सा डालूंगा ना, हिस्सा, उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। तो अब ये कौन है? शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स है, इसका मतलब इनका शेयर है, ये ओनर है, इनके पास प्रॉपर्टी है। इनकी प्रॉपर्टी पता है क्या है? इन शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी है शेयर इन द शेयर कैपिटल। ये इस शेयर के ओनर है। किसके ओनर है? शेयर्स के ओनर से। और शेयर किस में? शेयर कैपिटल में। तो सर ये एक ही तो बात है। नहीं सर, एक बात नहीं है। शेयर होल्डर हो जाने से इनको सर्टेन राइट्स मिल जाएंगे। मसलन वो जो प्रॉफिट था ना, रिटेन अर्निंग्स, उसमें उनको हिस्सा मिल सकता है डिविडेंड की फॉर्म में। और दूसरा, वो जब कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग ये आप बाद में पढ़ोगे, मगर मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि जब जनरल मीटिंग होती है सारे शेयर होल्डर्स मिलकर फैसले करते हैं, तो उसमें वोटिंग कर सकते हो, वोट कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो इलेक्शन के थ्रू। अब आपको बात समझ आई? कि आप मुझे बताओ कि अब वो जो यहाँ 30 का प्रॉफिट अगर कंपनी को मिला था, तो कंपनी क्या कर सकती है? उसको कंपनी उसे यूज भी कर सकती है, कीप भी कर सकती है। मगर जब हम कहते हैं ना कि अगर वो यूज करेगी कंपनी, तो यहाँ फिर एक जुमला हम ये बोलेंगे कि यूज और डिविडेंड इशू कर सकती है। क्योंकि यूज करने का कंपनी के लिए मतलब कुछ और निकलेगा। इसका मतलब कंपनी अपने लिए यूज कर रही, अपने लिए, अपने एसेट्स के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए। मगर अगर हम कहेंगे ना शेयर होल्डर को दे रही है, तो यूज नहीं कहा जाएगा। हम ये जुमला बोलेंगे कि वो प्रॉफिट्स क्या है? यूज बोल सकते हो, मगर कैसे? यूज्ड इन डिविडेंड, गिविंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। बातें समझ आ गई भाई? बताओ, कॉन्सेप्ट बना? अब आ जाओ सर जी, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं क्या? अब आपको आराम से चीजें समझ आ रही है ना? प्राइमरी गोल ऑफ ऑल बिजनेसेस इज टू अर्न प्रॉफिट। businesses have the right to क्या? आया वो जुमला भाई? keep or use their profits as they choose। keep or use within the legal limits। यूज करने का जो तरीका होगा within the legal limits होगा। because profit is the reward for risk। प्रॉफिट क्या है? रिवार्ड फॉर रिस्क। सर जी, रिस्क बिजनेस का एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, किसने रिस्क लिया था? जो बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स है, इसमें किसने रिस्क लिया था? सोल प्रोप्राइटर। आपको पता है बिजनेसेस में रिस्क एलिमेंट इतना बड़ा है कि अगर आपसे स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं कि इवन यूएस, चूंकि पाकिस्तान में तो इस किस्म के स्टैटिस्टिक्स शायद कंपाइल भी नहीं होते, अवेलेबल होना तो दूर की बात है, मगर यूएस में जो कंपनी बनती हैं नॉर्मली, यानी अगर लेट सपोज कि 80,000 बिजनेसेस बने नए, न्यू, तो 80% विद इन 1 ईयर बंद हो जाते, 80%। और रिमेनिंग 20% का फिर अगेन 70-75% 5 साल में बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? विच मीन्स के बिजनेसेस में बहुत बड़ा रिस्क होता है। और रिस्क उठाने वाला बंदा कौन है? वो जो ओनर है। तो उसका रिवार्ड भी तो हो। तो उसका रिवार्ड क्या है? उसका रिवार्ड है वो प्रॉफिट। वो प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो क्या है? बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क। रिवार्ड फॉर रिस्क।
बिजनेस स्टेक, किसने रिस्क लिया था? बिजनेस स्टेक इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक हो गया बात, ये जो कंप्लीट हो गई, समझ आ गया आपको शाबाश। अर्निंग प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो प्रॉफिट कमाने का तरीका क्या होगा? आप करेंगे बिजनेस। बिजनेस में आप क्या करोगे? आपको गुड्स या सर्विसेज में से किसी बिजनेस में डील करना पड़ेगा। ओके, आपको बिजनेस की हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग की टाइप पिक करनी पड़े, डिस्ट्रीब्यूशन की पिक करनी पड़े, रिटेल हो, सर्विस इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल, कोई ना कोई बिजनेस की आप काम करेंगे। मगर उसमें आप अकेले तो काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ये कंसल्टेंसी का बिजनेस तो है नहीं कि माइंड अगर आपके पास इस्तेमाल हो रहा हो तो आप अकेले काफी हो। इसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जरूर, और वो एग्जांपल किसकी है? वो एग्जांपल है पीटर ड्रकर की। पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का फादर है। पीटर ड्रकर, ड्रकर जो है ना, ये मैनेजमेंट गुरु है। ठीक है, इसे सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, उसका फादर कहा जाता है, राइट? पीटर ड्रकर वाज आल्सो, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन, जिस नंबर 1 ये कंसल्टेंट था मैनेजमेंट का। और पीटर ड्रकर को एक कंपनी ने हायर किया, और वो कंपनी थी, ये देखें, ठीक है, जैक वेल्च। जैक वेल्च जो था सीईओ था 20 इयर्स के लिए। किस कंपनी का सीईओ था ये? जैक वेल्च, जनरल इलेक्ट्रिक्स का। ठीक है, इसने जब इसको जनरल इलेक्ट्रिक का सीईओ बना तो पीटर ड्रकर को हायर किया, और पीटर ड्रकर ने उसको जब एडवाइस की और उसकी जो पूरी मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी थी उसको समझाई, तो उसमें 2-3 चीजें जो इस वक्त के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं किसी और वक्त डिस्कस करूंगा। और उसको जनरल इलेक्ट्रिक के नए सीईओ जैक वेल्च ने इम्प्लीमेंट किया, और वो जनरल इलेक्ट्रिक्स के लिए, इस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स के लिए बहुत फायदेमंद हुए। और ये टॉप लेवल की कंपनी है, और इस कंपनी की हिस्ट्री है, इसको हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, ये 100 साल से ऊपर अरसा हो चुका है, और ये टॉप की कंपनी अभी भी चली आ रही, सर्वाइव कर गई। इन सर्वाइवल की वजह क्या थी? पीटर ड्रकर, उसकी एडवाइस। ठीक है, वो एक बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये हर किस्म के बिजनेस में घुसे हुए थे। तो उनको कहा गया था, पीटर ड्रकर ने कहा कि आप ऐसे एरिया में या ऐसे बिजनेस में जाओ ही नहीं जो आपकी स्पेशलिटी नहीं है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को क्या करो, वहां से निकालो, और वो कंपनियों के एरिया या वो जो बिजनेस है बंद कर दो, ताकि तुम एक जगह फोकस कर सको और उन एरिया पे फोकस कर सको जो तुम्हें बहुत अच्छे आते हैं। एनीवे, अब आपको पता है कि पीटर ड्रकर इतना बड़ा कंसल्टेंट है, तो उसका अपना बिजनेस कैसे चलता था? पीटर ड्रकर का बिजनेस चलता था घर से। ही यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम हिज ओन होम, और उसके पास एक एम्प्लॉय भी नहीं था, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय। ही यूज्ड टू पिक हिज कॉल्स, ही यूज्ड टू कॉल बैक, क्योंकि उसको इससे इनसे बेहतर मैनेजमेंट कोई नहीं जानता। जो मैनेजमेंट का सब फादर है, वो कहता है कि मुझे एम्प्लॉयज की जरूरत इसलिए नहीं है कि बिकॉज ये मेरा काम कौन सा है। वो देखें, एम्प्लॉयज सिर्फ आसानी के लिए नहीं रखे जाते। देखिए, जिसको कहते हैं कि आप अगर ओनर अगर काम करने के बजाय और कहे कि मैं यहाँ पे बॉस बनूंगा, तो भाई हो गया उसका काम, हो गया उसका काम। काम, बिजनेस में काम करना पड़ता है, किसे? ओनर को भी। ठीक है, क्या करना पड़ता है? रोल अप द स्लीप और काम। तो यू हैव टू डर्टी योर हैंड्स। जब तक आप ना जमीन पे बैठ के काम नहीं करते, आप कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉयज नहीं होते, सेठ साहब बैठा हुआ है। तो इसीलिए आपको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं काम के लिए, इवन इफ आप, सिवाय पीटर ड्रकर हो, जब आप पीटर ड्रकर को एम्प्लॉय नहीं चाहिए थे, राइट? मगर आई थिंक के इवन कोई छोटा सा भी इस वक्त का एडवाइजर होगा ना, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूज पॉपुलेशन है, उसमें जॉब्स क्रिएशन का काम कौन कर रहा है आपकी सोसाइटी में? सर जी, बिजनेस, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? अर्निंग प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी, यानी बिजनेस सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, जॉब मार्केट, विच इन टर्न क्या कर रहा है? प्रोवाइड्स मनी
दैट इज री इन्वेस्टेड इन इकोनॉमी। उन लोगों को जिनको प्राइवेट सेक्टर, जिसको बिजनेसेस जॉब दे रहे हैं, वो कमा रहे हैं और उस पैसे को वापस लगाएंगे, क्योंकि वो कहाँ खर्च करेंगे? अपनी जिंदगी पे, रोटी कपड़ा मकान, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। तो आपकी इकोनॉमी इस तरह चल रही होती है। तो बिजनेसेस कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ये आपके सामने। इन एडिशन प्रॉफिट्स मस्ट बी अर्न्ड इन एन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब ये बात जो है ना, ये जुमला क्या है? ये जुमला है कि ऐसा होना चाहिए, जरूरी है। क्या होना चाहिए? कि प्रॉफिट कमाते वक्त एथिक्स को ना बोला जाए, हलाल हराम को ना बोला जाए, और सोशली रिस्पॉन्सिबल। अब सोशली रिस्पॉन्सिबल क्या है? सपोज करें कि अगर अब ये डिसीजन जो है ना, ये ऐसे नहीं है। एक तो है एथिकल, ओके, मगर सोशली रिस्पॉन्सिबल क्या है? भाई एक मैं आपसे मिसाल पूछता हूँ, बताएं कि जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स, ठीक है, कौन सी ड्रग्स होंगी जो लोग कंज्यूम करते हैं नशे के लिए, उन ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। क्या इसका बिजनेस करना चाहिए? हम्म, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। क्यों? सर अनएथिकल है, हराम है, उसकी रोजी हलाल है क्या? हराम है, सीधी सी बात है। हराम में बिजनेस करोगे, हराम ही कमाओगे। ओके ठीक है, ये मुझे बताएं, मगर व्हाट इफ के कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि मेडिसिन में किसी फॉर्म में यूज होती है? सर जरूर करना चाहिए। मेडिसिन क्या है? लोगों की लाइफ सेविंग के लिए, लोगों की डिजीज को क्योर करने के लिए, वो ठीक है। इसका मतलब क्या है? राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, स्टैंडर्ड किसका होगा? राइट एंड रॉन्ग का होगा। अच्छा, सोशली रिस्पॉन्सिबल क्या है? भाई देखें, आप एक फैक्ट्री लगाते हो, राइट? उस फैक्ट्री से निकलती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। और पाकिस्तान तो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है जो बैडली अफेक्टेड हो जाता है वेदर के फ्लक्चुएशन से, वेदर के चेंजेस से, जिसमें हीट वेव्स भी हैं, हर साल आती हैं, और फिर फ्लड्स। फ्लड्स एवरी फ्यू इयर्स पाकिस्तान का कोई डेडली फ्लड आता है, तबाही मचा देता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहे हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फैक्ट्री आप लगा रहे हो और एमिशन कर रही है। मगर व्हाट इफ थोड़ा खर्चा कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो सकता है। नाउ आपकी एक तरफ कॉस्ट बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट श्रिंक हो रहा है, और आप दूसरी, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करना एनवायरनमेंट में क्या इलीगल है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ कानून में थोड़ी है किसी जगह के जो कार्बन डाइऑक्साइड, या गाड़ी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उन लोगों को पेनल्टी लगेगी, सजा चले छोड़े पेनल्टी लगेगी? नहीं, कोई नहीं। एज ऑफ नाउ तो कोई लॉ नहीं है। ओके, मुआशरे में क्या समझा जाता है उसको? बुरा नहीं, नहीं समझा जाता। भाई मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, धुआं तो निकलेगा ना। तो ओके, मगर क्या ये सोशली रिस्पॉन्सिबल है? बिजनेस करना, जायज बिजनेस करना, उसके लिए प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन में फ्यूल या कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन्स का यूज करना, या कार्बन फ्यूल्स का यूज करना, फिर कार्बन की या कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होना, ये अनएथिकल नहीं है, नहीं है, बट सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो फर्क समझ आ गया आपको? बताओ, सोशली रिस्पॉन्सिबल की एग्जाम्पल है ये, कि अगर आपने वो जो 20 लाख रुपए का एक डिवाइस लगा दिया ना, जिसने कार्बन एमिशन को कम कर दिया सबसे, और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आप चले गए थे, हालांकि उससे आपका प्रॉफिट शिंक हो रहा है, यू आर बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। क्लियर भाई? पता है, ये बातें समझ आ गई। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं सारे बच्चे, क्या अब इस पैराग्राफ पे कोई एमसीक्यू बना तो कर लोगे? आराम से कर लोगे। ऐसे ही पढ़ना है, मेहनत करते रहेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट मेरे बच्चों आता है, टू अर्न अ प्रॉफिट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट स्किल्स। ये क्या बात कर दी इसने? हमने तो समझा था कि सर बस मैनेजमेंट क्या होती है, कुछ नहीं होती। बेटा मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट स्किल्स क्या है। मैनेजमेंट स्किल्स बिजनेस के लिए अ, कितने जरूरी हैं। एक बिजनेस में अगर एक अकेला सिंगल एम्प्लॉय भी है ना सेठ साहब के साथ, उधर भी मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। ये नहीं है कि जहाँ पे हजारों एम्प्लॉयज हो तो मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, नो, नो, नो। मैनेजमेंट स्किल्स एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, खास तौर पे जब बिजनेस को मिसमैनेज किया जा रहा है तो, यानी लेक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स।
अगर यूं कहा जाए ना कि आपके पास एक जबरदस्त किस्म का एक बिजनेस आइडिया था, आप एक ऐसा केक बना सकते हैं जो बॉम्बे बेकरी को टक्कर दे सकता है, तो आपके पास केक मेकिंग का क्या है, नो हाउ है, तो आप टेक्निकल नॉलेज में 100% हो, आपका जबरदस्त फार्मूला, जबरदस्त रेसिपी है, आप कहते हो बस ये चूंकि मुझे आता है ना तो मेरा बिजनेस जबरदस्त हो जाएगा। आप 100% कमाल का आइडिया आपके पास है, फिर आपने क्या किया, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी लगा दी, राइट। अब आपने कैसे इन्वेस्टमेंट लगाई, आपने केक बनाना था तो आपको कोई जगह चाहिए थी, लोग चाहिए, सैलरीज, रेंट, इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी मार्केटिंग, सारे एक्सपेंसेस चाहिए थे, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, कितनी, 100%। कोई फंडिंग की जरूरत भी नहीं आपके पास, इतना आपके लिए जबरदस्त काम बना हुआ है, ओके। मगर सर अगर तो आप में मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है ना, बिजनेस चलाने के मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है ना, तो भाईजान अगर यहां आप कर रहे हो ना क्या, मिस मैनेज, ठीक है। मिस मैनेज का क्या मतलब है, मिस हिबा, बताएं जरा मुझे, मिस नबीला बताएं, मिस मैनेजमेंट का क्या मतलब है। सर ये किसी लड़के का नाम है मैनेजमेंट, और हम उसके साथ मिस लगा, जैसे मिस से बात हो, मिस मैनेजमेंट। सर ये मिस मैनेजमेंट अगर हुई ना आपकी, यकीन कर लो, हालांकि लोग समझते हैं यार कुछ भी नहीं है, भाई बस ये काम कर लेगा, वो काम कर लेगा, ना भाई ना, ना भाई ना, मैनेजमेंट आपके बिजनेस को, बड़े बड़े बिजनेसेस को मिस मैनेजमेंट बंद कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि लोगों का बिजनेस के हवाले से जब होता है ना, तो फोकस किस पे होता है, काम क्या करोगे, आइडिया क्या है, और पैसे हैं कि नहीं है, बस इस पे होता है। आपके पास मैनेजमेंट स्किल होते हैं जीरो, ठीक है। अब जब आपको लोगों को चलाना ही नहीं आता, लोगों को चलाना नहीं आता, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मिसमैनेजमेंट की। भाई और छोड़ दो, हम अपने ही जैसे सी स्कूल की बात कर लेते हैं, सी स्कूल्स की बात करते हैं, राइट। भाई बच्चों को सर्विस देनी है कि नहीं देनी, टीचर तो क्या करता है, पढ़ाता है, मगर बच्चे को उस लेक्चर का एक्सेस, एडमिशन प्रोसेस, एनरोलमेंट प्रोसेस, फी कलेक्शन, ये सारा काम कौन करती है, मैनेजमेंट, राइट। अब आप सोचिए, एक बंदा हायर किया गया किसी काम के लिए, और वो बंदा जो था वो नालायक था, ठीक है। या उसे, मैं एक बात आपको बड़ी जबरदस्त इसके लिए बताऊंगा, मैनेजमेंट स्किल्स पे कमाल की बात बताऊंगा, इसीलिए एग्जाम्पल को सुनिएगा। वो नालायक था, अब वो बंदा जो है ना, अपनी एक्सपेक्टेड वर्क की बजाय 20% भी, अप टू 20% भी नहीं आ पा रहा, ओके। अब क्या करें, आपने सोचा यार इस बंदे के ना, मतलब कुछ इश्यूज हैं, जाती इश्यूज हैं, मसलन इस बंदे को अ, बोलने में दिक्कत है, कहीं जॉब नहीं मिलेगी इसको, तो मैं इसको निकालता नहीं हूँ, ओके। आपने सोचा कि इसके तो भाई 4-5 बच्चे हैं, रेंट पे रहता है यार, अगर हमने निकाल दिया तो ये तबाह हो जाएगा, ओके, ठीक है। आपने सोचा कि यार भाई कुछ नहीं, बस अल्लाह वास्ते, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह वास्ते काम करना बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं इस बात पे मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मगर पता है तीनों एग्जाम्पल को वापस बताता हूँ, ये चीजें तीन, मैंने और बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ मैनेजमेंट की, आप ये 3 मिसालें दी मैंने भाई, ये जो 3 चीजें थी, एक में उसको बोलने में दिक्कत है, यानी एक फिजिकल उसको प्रॉब्लम है, इम्पेडिमेंट है, ओके कोई बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से होती है। दूसरी, आपने क्या सोचा, कहीं और जॉब नहीं मिलेगी, तो आपने भी तो दी थी ना जॉब, इसका मतलब है कि वो काम तो कर सकता था ना, मतलब उस इम्पेडिमेंट के बावजूद काम तो कर सकता था ना, वरना आपने तो उसको जॉब नहीं देते, आपने भी जॉब तो काम के लिए दी थी। अब आप सोच रहे हो कि वो चूंकि दिक्कत, जो कहीं जॉब नहीं देंगे, तो चूंकि बंदा नालायक भी है, तो आपने सोचा नहीं यार, कहीं जॉब नहीं मिलेगी, रहने। दूसरा आपने सोचा 4 बच्चे,
भाई ठीक है, 4 बच्चे हैं, रेंट पे रहता है, ओके, मैंने निकाल दिया तो कहीं जॉब नहीं, क्यों नहीं मिलेगी, नालायक है। तीसरा आपने क्या सोचा, तीसरे एग्जाम्पल में भी आपने ऐसी बातें सोची ना। वो सवाल ये है कि ये क्या तीनों किस्म के एग्जाम्पल में उनको खुद नहीं पता, उनको अपनी इम्पेडिमेंट का नहीं पता। अगर उसको अपनी इम्पेडिमेंट का पता है तो उसको 20% काम करना चाहिए था, उसको 20% काम करना चाहिए था कि ऐसे बंदे को 110% काम करना चाहिए। वो बंदा 110% काम कर, 100% भी नहीं। आपका जो दूसरा बंदा था जिसको कोई बच्चे हैं 4, तो जो बंदा अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता, आप ऐसे बंदे का ख्याल रखो, उसकी लानत ऐसे बंदे की शक्ल पे। ऐसे बंदे को तो उल्टे लटक के काम करना चाहिए। आपको पता है क्या होता है ऐसे, ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि नहीं, काम अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह, एम्प्लॉइज के लिए रिस्पेक्ट बुनियादी चीज होती है। ये मैं कंप्लीट बात क्योंकि ऑब्वियसली नहीं करूंगा तो मेरे किसी भी बात से ये ना समझे कि नहीं सर ने सिखाया है तो बस चढ़ाई कर दो, नहीं नहीं, इंसान इंसान है, उसकी रैंक उसकी पोजीशन की वजह से नहीं, इंसान होने की वजह से उसको इज्जत देनी चाहिए। मगर मेरी नजर में जो वर्कर होता है, जब वर्क नहीं करता तो मैं उसकी कोई इज्जत नहीं करता, चाहे वो कोई भी मजबूरी हो। मजबूरी वाला बंदा तो ज्यादा मेहनत करता, मजबूरी वाला बंदा जिसका पेट भरा होता है वो मेहनत नहीं करता। तो भाई जिसके अपने 4 बच्चे उसको अपने बच्चों की परवाह नहीं, लानत ऐसे बच्चे बंदे की शक्ल पे। ठीक है, अब बात क्या है कि ये काम कर रहे हैं कितने परसेंटेज पे, 20% ना, लाइक इनको तो पहले निकालना चाहिए, पहले निकाल। अब आप सोचिए क्या कर रहे हैं आप, मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या होगा, आपका बिजनेस तबाह हो जाएगा। फिर आप जस्टिफिकेशन दोगे, रेशनलाइजेशन दोगे, रेशनलाइजेशन दोगे बच्चों को। मैं अगर कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा तो क्या कहूंगा, अब कुछ तो बाहर वाले बंदों को बताऊं ना, कुछ तो बोलूं ना, क्या बोलूंगा, ऐसी कोई कहानी निकाल के आऊंगा कि जी हम तो बस इतने बच्चे हैं, हम मतलब कोई फ्लड आया हुआ है हमारे पास। फ्लड व्लड कोई नहीं आया होता, आपके लोग नालायक होते, ठीक है, और आपको मैनेजमेंट नहीं करना आती। तो बात ये है, अब यही लोग जो आपके पास काम कर रहे होते 20% पे, कहीं और जाते 100% काम करते। इसका मतलब सुने, ये मेरी बात थी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इंप्लॉइज में नहीं होता, प्रॉब्लम आप में होता है। आई बात समझ, आप में होता है सर जी, आप में, क्यों, क्योंकि आप मैनेजमेंट करना नहीं जानते। आई समझ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बिजनेस के लिए मैनेजमेंट स्किल जरूरी है? आई रेस्ट माई केस योर ऑनर, बताएं, जरूरी है? मैनेजमेंट के बगैर कोई बिजनेस कर सकता है? यार देखो, मैनेजमेंट नजर नहीं आती बिजनेसेस में। आप एक शॉप पे जाते हो ना, द मोमेंट आप एंटर करते हो तो आपको एक फील आती है, ठीक है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, आपको एक फील आती है, अगर आपको अच्छा लगे ना, समझ जाओ दे आर गुड मैनेजर्स, द ओनर्स आर गुड मैनेजर्स, राइट। और ओनर्स की उस पे दिल में शाबाशी देनी चाहिए, गुड। अगर वहां पे सफाई का इंतजाम किया हुआ है, वहां पे, चलो बाकी सब चीजें अपनी जगह पे, मगर वॉट एवर दे आर सेलिंग, इट्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, इट्स ऑफ द गुड क्वालिटी, तो शाबाश, ये है मैनेजमेंट। बुनियादी चीज पे तो प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों। तो मैनेजमेंट स्किल्स क्यों जरूरी है, अभी मैंने साबित कर दिया आपके सामने, और ये जुमला आपका क्लियर हो गया। टू अर्न अ प्रॉफिट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट स्किल्स। टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको अच्छा केक बनाना आना नहीं चाहिए, अच्छा केक बनाने के अलावा आपको अच्छी मैनेजमेंट आनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी मैनेजमेंट आएगी ना, आप खुद जब काम करते हो तो परफेक्ट है, मगर किसी और से करवाते हो तो उसमें प्रॉब्लम आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको काम कराना नहीं, ठीक है। अच्छा क्यों चाहिए जी, ये ताकि आप प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल कर सको, प्लान भी कर सको। प्लान करना, बैठे एक पूरा आपने क्या किया, वर्क फ्लो बना दिया, ओके। फिर क्या किया आपने, ऑर्गेनाइज, भाई 4 रिसोर्स यहाँ और खड़े हो गए। प्लानिंग कहाँ की आपने, डेस्क पे बैठ के की, वर्क फ्लो बनाया। फिर आपने क्या किया, बिजनेस पे चले गए, खड़े हो गए वहां पे, हाँ जी तुम लोग इधर, तुम्हारा ये काम होगा, वो आपने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी। तो आप क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, एक ना सर
फलाना रिसोर्स चाहिए होता है, हमारे पास नहीं है, ओके, अब वो रिसोर्स अवेलेबल कर दिया। तो इट इज नॉट जस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसेट्स, इट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब है कि सिर्फ मैनेजमेंट लोगों की नहीं होती, यू हैव टू मैनेज द प्रॉफिट्स एज वेल। कैसे प्रॉफिट मैनेज करे होते हैं? क्योंकि आपकी इंटायर बिजनेस की हर एक चीज को आपने मैनेज करना होता है। और फिर कंट्रोल, आपने देखा कि एक बंदे को आपने काम से लगाया हुआ था, से वो शिफ्ट मैनेजर था, फैक्ट्री का शिफ्ट मैनेजर था, या लाइन सुपरवाइजर था, या अकाउंट्स में सपोज करते हैं असिस्टेंट मैनेजर था, एंड दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। भाई, इफ दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब, तो कैसे पता चलेगा सर जी, कैसे पता चलेगा बिजनेसेस पाक? मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सीख लो, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। मुझे आप बताएं जरा, आपको ये बातें समझ आ रही है? ये कितनी काम की बातें, कितनी इंपॉर्टेंट है। आई के ने किस तरीके से आपको ये चीजें सिखाई है बुक में शामिल करके, मगर हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि कोई बुक पढ़ाता ही नहीं है। और बुक पढ़ाने के बजाय छोटे से नोट्स पढ़ा देते हैं। आपका पेपर कभी लक में होता है तो के लग गए तो लग गए, नहीं, इस सब्जेक्ट को सीरियस लो बेटा, इस सब्जेक्ट को सीखो, पेपर भी पास होगा और जिंदगी भर जिंदगी संवरेगी। क्योंकि मैं हमेशा एक बात आपको याद कराता रहूंगा, नौकरी क्या करती है? जरूरतें पूरी करेगी, ख्वाहिशें पूरी करनी है बिजनेस की तरफ। ये नहीं कि आप क्वालिफाई हो बिजनेस, ना ना, क्वालिफाई हुए, जॉब की, इंडस्ट्रीज में गए, आप बिजनेसेस को आपने देखा, आपने एज एम्प्लॉय काम किया, फिर सिर्फ 10% तक एंटरप्रेन्योर बने, 10% थोड़ी सी कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर आप थोड़ा सा, तो इस तरह करते हैं। हर अगला कदम जब जम जाता है ना, फिर पिछला कदम को उठाते हैं। ऐसे नहीं कि आपने पिछला कदम जो जमा, अगला कदम जमा ही नहीं था, पीछे उठा दिया, हो गया आपका काम सही। तो जो मैनेजमेंट की हमने बात की, वो किस तरीके से आपको ये बताया। और इसमें जो अगला पॉइंट था वो क्या था? अगला पॉइंट था कि आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो एक्टिविटीज को। कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कैसे कंट्रोल करते हो? कंट्रोल के लिए पता होगा कि क्या कर रहे हैं, तब कंट्रोल करोगे ना। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है बिजनेस में? मेजर, मेजरमेंट करना, मेजर व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स, मेजर व्हाट मैटर्स। भाई, जो चीज इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बताओ? क्या होती है मेजर करना? सर जी, मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए जरूरी है परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो करो, एम्प्लॉइज का रिव्यू तो करो, रिव्यू तो करो, और अकाउंटेबल तो ठहराओ उनको। अकाउंटेबल का मतलब ये नहीं है कि कोई नेब की तरह अकाउंटेबिलिटी नहीं, उसे पूछो तो सही, एक हफ्ते के बाद, या 15 दिन के बाद, या महीने के बाद, कि हाँ बेटा आपने क्या किया, हाँ कहाँ तक पहुंचा आपका काम, अच्छा क्यों नहीं, आपकी ये चीजें। और उसके लिए जरूरी चीज क्या है? चैलेंजिंग असाइनमेंट्स, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स होनी चाहिए, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स और टास्क होने चाहिए, इजी पीजी नहीं। क्या जी, एम्प्लॉयज के लिए तुम्हें बड़ा दरिया दिल का किस्म का इंसान हूं, ये तुम्हारे बच्चों की तरह है। भाईजान, वो बच्चों की तरह है, तुम्हारे अपने बच्चे रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, उनको काम दो, काम के लिए आए। बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए क्या जरूरी है? मगर अगर एम्प्लॉयज बिजनेस प्रेमिसेस पे आके हनीमून मनाएंगे, हनीमून का मतलब है, मतलब हैप्पी, मतलब गप्पे चल रही हैं, खाने चल रहे हैं जी, मतलब आप किस किस्म का ये माहौल होता है बिजनेसेस में? स्मोकिंग कर रहे होते हैं खड़े होके। मैं तो एक जगह जहाँ पे काम करता हूँ, उस बिल्डिंग में कुछ बैंक्स की भी ऑफिसेस हैं, तो स्मोकिंग टाइम एक चल रहा होता है। और मजे की बात क्या होती है, सबसे ज्यादा लड़कियां स्मोकिंग कर रही होती है बात, ठीक है ना। अब चूंकि ये बात अच्छी नहीं है, अन्यथा कर ले, वरना मैं उनकी पिक्चर बना के आता, दिल बड़ा करता है यार उनकी पिक्चर बनाने के लिए। कैसे यार, शर्म करो यार, मतलब काम की टेंशन है, काम की टेंशन है, यार चल सिगरेट पीते हैं। यार काम की टेंशन में को टेंशन क्रिएट कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, अपनी लाइफ के लिए। चलो भाई आगे। तो टू अर्न अ प्रॉफिट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट स्किल्स टू क्या? प्लान। प्लान कहाँ किया हमने? डेस्क पे। ऑर्गेनाइज कैसे किया? खड़े हो गए, हाँ भाई रिसोर्स अवेलेबल कर दिए, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना। आपने जगह रेंट पे ली नहीं है, एम्प्लॉय हायर कर दिए, तो आपने प्लानिंग नहीं की थी। ठीक है, चलो जगह आपने ले ली थी, एम्प्लॉयज आपने हायर किए,
मगर आप जब पहुंचे तो उनको कहा अच्छा यार बस काम देख लो। यार तो मतलब क्या काम देख लो, मैं कौन कौन सा काम, किसका जिम्मा, कौन किसको रिपोर्ट, क्या होगा, वर्क फ्लो क्या है, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, बस आप अच्छे लोग हो, आप खुद करोगे। हाँ अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं, अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जो एसेट्स को भी घर ले जाएंगे वो, ठीक है। मतलब उनके लिए कंपनी का माल, वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, माले मुफ्त दिले बेरहम। जब किसी कंपनी में काम मैनेजमेंट नहीं होती ना, बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं होती ना, तो वो मुफ्ता समझ के ना बेरहमी से उसको लुटा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्लान करो, क्या ऑर्गेनाइज करना होता है, और फिर क्या होता है, कंट्रोल। कंट्रोल, ये जो डेफिनेशन आपने सीखी है ना, ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की डेफिनेशन है। मैंने आपको मैनेजमेंट का सब्जेक्ट एक शॉर्ट टाइम में सिखा दिया। तो क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल कैसे होगा, जब आप क्या करोगे, मेजर करोगे, मेजरमेंट करोगे परफॉर्मेंस को, उसको रिव्यू करोगे, उसको अकाउंटेबल ठहराओगे, और फिर चैलेंजिंग पास। ठीक है बच्चों। And find and develop employees so that it can make products consumers will buy. अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब एम्प्लॉई इज वर्किंग, इज गिविंग देयर 100%, 100% दे रहे होंगे ना, तब ये काम होगा। अ बिजनेस ऑल्सो नीड्स मार्केटिंग, यस दे डू, यस बिजनेसेस नीड मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्सपर्टीज टू लर्न व्हाट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स नीड। सबसे पहली बात ना, ये चीज आप देखें कि मार्केटिंग में ये लफ्ज कैसे आ गया सर जी। आप पहली दफा ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि मार्केटिंग का काम क्या है। ठीक है, मार्केटिंग का काम, मैंने एक जो डिस्कशन सेशन रखा था उसमें मैंने बताया था, मार्केटिंग क्या है, वाइडेस्ट पॉसिबल टर्म है कंपेयर टू एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग के। मार्केटिंग का काम सिर्फ ये क्या है, इंफॉर्मेशन देना नहीं है, कन्विंस करना नहीं है। मार्केटिंग का काम, जो प्रोडक्ट है वो, आप मार्केटिंग को समझते ही नहीं हो किसी के। आमतौर पे मार्केटिंग को लोग समझते, मैं समझता हूँ कि चैलेंजिंग नहीं, मुश्किल नहीं, एक बेहतरीन प्रोफेशन है मार्केटिंग। मतलब मैं लिटरली एक बात बताऊं, मार्केटिंग को मैं कहता हूँ आई लव मार्केटिंग, क्योंकि हर हवाले से इट्स अ वंडरफुल फील्ड, वंडरफुल फील्ड। और लोग इसे भागते हैं, क्यों भागते हैं, क्योंकि वो समझते हैं टारगेट्स होते हैं, टेंशन होती है। भाईजान ग्रोथ होती है, भाईजान जो पैसा कमा के देता है ना सेठ साहब, उसको पैसे फिर देता भी है। और जो पैसा कमाने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता ना, उसकी जॉब आज है कल नहीं होगी, ठीक है। तो भाई लर्न करना मार्केटिंग, सुने, अब एक मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार्केटिंग का एक काम होता है क्या, मार्केट रिसर्च करना। मार्केट रिसर्च किस चीज पे की जाती है, कंज्यूमर्स को कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। भाई आप बिजनेस कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट का नहीं पता। मुझे प्रोडक्ट का पता होता कि ये, अगर अगर पता होता कि इस वक्त कंज्यूमर को ये चीज चाहिए, तो मैं तो फिर उसको जंप करके उस चीज को बना लेता। भाई नहीं पता, तभी तो मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ ना, ताकि मुझे कंज्यूमर का टेस्ट पता चले, ताकि वो मैं गैप एनालिसिस कर सकूं, ये पता कर सकूं, किस चीज का पता कर सकूं कि गुड्स और सर्विसेज में से कौन सी वांट और नीड से जो अनफुलफिल्ड है, ताकि मैं उसको फुलफिल करूं। भाई आज तक बिजनेस की हिस्ट्री में एक ही बंदा आया था जिसने कहा था कि मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता करना कि कौन क्या करता है, मैं बताऊंगा, मैं क्रिएट करूंगा वांट, मैं क्रिएट करूंगा नीड। और वो था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब ने कहा था, तुम मुझे नहीं बताओगे तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या चाहिए। उसमें प्रोडक्ट भी तो ऐसी लाया ना, क्या कर दिया किसी की प्रोडक्ट्स ने, ठीक है, डिसरप्शन, डिसरप्ट कर दिया पूरी इंडस्ट्री को, साइड पे हो जाओ, हटो, भागो, ठीक है, मैं बताऊंगा कौन है वो। भाई डिजर्व भी तो करता है ना, मगर नॉर्मली ऐसे नहीं होता, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। आपको करनी पड़ती है मार्केट रिसर्च। आप जाते हैं मार्केट में, पहले होते थे सर्वेज, फिजिकल सर्वेज होते थे, कंज्यूमर की नीड्स को वांट्स में से आइडेंटिफाई करना, वांट्स और नीड्स को। अब ऑनलाइन, अब आपके पास स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं, गूगल सर्चेस से पता चलता है टेस्ट का, ओके। और गूगल वो डेटा आपको देता है, आपको परचेस करना होता है। मगर फिर भी आपने मालूम तो किया ना, ये भी मार्केटिंग है, दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग। सर जी मार्केटिंग है, फिर आप इवन प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, डिजाइन करने में मार्केटिंग का रोल होता है कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट, सब कुछ करें कि अगर हमारे पास घर में एक एक डिवाइस है, उसका पार्ट बना रहे, तो पार्ट कौन सा होगा, उसका साइज, उसकी सारी चीजें, वो उसको फिट तो करे ना।
वो आपका बिक ही नहीं रहा मार्केट में। क्यों नहीं बिक रहा? आपने डिफरेंट ऐसा साइज बना दिया जो लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। हाँ, चूंकि आपने मशीन ऐसी इंपोर्ट की थी, किसी और मुल्क में वो साइज डिफरेंट था, आपने यहाँ पे ऐसी साइज का वो पार्ट बना दिया जो कि उसकी मशीन में लग ही नहीं रहा, उसकी घर की जो इक्विपमेंट उसमें लग ही नहीं रहा। क्यों खरीदेंगे लोग? वो आते ही जगह पूछते हैं, हाँ जी मुझे सेल चाहिए। कौन से सेल चाहिए? तो बैटरी सेल कौन से वाले? तो डिफरेंट साइज होंगी ना उसकी। इसीलिए जो बिजनेसेस हैं उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग का मतलब क्या मैंने बताया? सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, कन्विंस करना, हाँ जी ये तो उसका ताल्लुक ही नहीं इन्फॉर्मेशन, ये तो इन्फॉर्मेशन लेने से है, प्रोडक्ट डिजाइन करने से। प्राइसिंग में भी मार्केटिंग का रोल है सर। प्राइसिंग, यस। आप बता रहे होते हो, मार्केटिंग का बंदे की जिम्मेदारी होती है कि बता मार्केट में कितने में बिक सकती है चीज, या बिक रही है। बाकी वो मार्केट रिसर्च करके कंज्यूमर का बिहेवियर देख के वो बताते हैं इनपुट। तो क्या ओनर नहीं डिसाइड करता? करता तो ओनर है, टॉप मैनेजमेंट करती है, मगर उसमें कंट्रीब्यूशन किसका? मार्केटिंग का। उसके बाद आके एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग शुरू होता है। और एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग का तुम्हें पहले ही पता है, डिस्कशन सेशन में मैंने बात बताई थी। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट ऐसे है कि आपको नहीं पता कौन खरीदेगा, आपका बायर किधर है, पोटेंशियल बायर किधर है, ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट कहाँ है, प्रोस्पेक्ट कहते हैं उसको, जो कि आपसे वो चीज प्रोडक्ट कर सकता है, जिसमें वो विलिंगनेस भी होगी, जिसमें वो कैपेसिटी भी होगी कि पे द प्राइस। तो आपको पता ही नहीं है, तो आप सारे लोगों पे जाल फेंक रहे हैं कि कोई तो मछली पकड़ी जाएगी। तो आपने टीवी पे कमर्शियल दे दिया, आपने बिल बोर्ड लगा दिया, आपने यूट्यूब, आपने फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो इस किस्म की जो कैंपेन होती है एडवर्टीजमेंट कहलाती है। और उसके बाद क्या होता है, आपके पास आते हैं लोग, नॉक नॉक करते हैं, आपके प्राइस पूछते हैं, ये कहलाते हैं प्रोस्पेक्ट। तो जब वन टू वन बात करते हैं ना आप उस कस्टमर से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलिंग। सेलिंग, व्हेन अ बिजनेस इज टॉकिंग और ट्राइंग टू कट अ डील विद अ प्रोस्पेक्ट, इसको कहते हैं सेल्स। तो मार्केटिंग किसे कहते हैं, एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं, और सेल्स किसे कहते हैं? समझ आ गया? तो मार्केटिंग वाइडेस्ट है, इसीलिए बिजनेस को किस चीज की जरूरत होती है सर? मार्केटिंग की जरूरत है। तो क्यों? ताकि सारे प्रोसेसेस परफॉर्म हो सके। बिजनेस आल्सो नीड्स मार्केटिंग एक्सपर्टीज टू, लब समझ आया? व्हाई लर्न, व्हाई लर्न, व्हाई नॉट क्या कि जी एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन डिस्पर्स करना नहीं, लर्न व्हाट प्रोडक्ट्स कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। ये मार्केटिंग का काम है भाई, मार्केटिंग का काम है। कैन यू बिलीव इट? ये मार्केटिंग का काम है। एंड टू डेवलप, मैन्युफैक्चर, प्राइस, प्रमोट, डिस्ट्रीब्यूट दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट भी, हाँ क्यों नहीं यार, मार्केटिंग के काम है सर। सर हम तो समझते थे कि मार्केटिंग सिर्फ इसको कहते हैं, झूठ बोलने को। झूठ मतलब झूठ बोलते हैं ना, क्यों नहीं बोलते यार, हैं? प्रमोशन को समझते हैं हम। नहीं सर, एक छोटा सा काम है मार्केटिंग का। क्लियर हो गई बातें भाई? Additionally, a business needs financial resources and skills to fund, maintain and expand its operations. अपने operations को क्या करना? फंड करना, उनको मेंटेन करना, उसको एक्सपेंड करना। उसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्सेस। कहाँ से आते हैं? अपने पैसे लगाता है बिजनेस, यानी बिजनेस ओनर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल, या बोरोइंग करते हैं। कहाँ से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। Other challenges for business people include abiding by law। भाई जब आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, लॉ से वास्ता तो पड़ेगा। आपके रेगुलेटर्स होंगे, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, कहीं रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, कहीं लाइसेंस लेना होगा, कहीं पे कुछ और नहीं तो टैक्स डिपार्टमेंट तो होता ही होता है जो आपको तंग करेगा। तो लॉस को अबाइड करना एक बड़ा चैलेंज होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अबाइड करना चैलेंज होता है, ठीक है। एक को मैं आपको बताऊं, मैंने एक दफा सोचा कि बिजनेसेस को कितने किस्म के इदारों के साथ वास्ता पड़ता है, कितने किस्म के लॉज और रेगुलेशन से वास्ता पड़ता है। तो मुझे मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो अंदाजा हुआ कि अगर आप कहीं पे भी बिजनेस करते हो किसी सिटी में से, लाहौर में या कराची में या फैसलाबाद में, तो कम से कम 20-22 तो ऐसे लॉज हैं जिससे आपका वास्ता पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद है एक्टिंग इन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। ये क्या बताया जा रहा है? चैलेंजेस बताए जा रहे हैं, चैलेंजेस। ये क्या बताया गया? चैलेंजेस बताए जा रहे हैं, अदर चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में पहला चैलेंजेस क्या है? चैलेंज क्या है? अबाइडिंग बाय लॉ एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। दूसरा क्या है? एक्टिंग इन एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल मैनर, ये हमने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। अडेप्टिंग टू इकोनॉमिक
टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज को की तरफ अडेप्ट करना, खुद को चेंज करना, सो दैट कि आप जो चेंजेस हुई हैं टेक्नोलॉजी में, हुकूमत चेंज हो गई है, उसकी पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी, सोशली सोसाइटी में चेंजेस हो रही हैं, टेस्ट चेंज हो रहा है, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, तो इसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करना, ये भी आपका एक चैलेंज है। इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस engage in मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटीज टू हेल्प रीच, यानी ये तो हो गया जुमला कंप्लीट, ऊपर वाली बात, चैलेंजेस खत्म हो गए। अब कहता है ये जो काम था ना, जो उसने ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक बताया कि आपको बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, आपको मैनेजमेंट भी चाहिए, आपको बिजनेस के लिए मार्केटिंग भी चाहिए, और आपको फाइनेंस भी चाहिए। ये तीन चीजें जो चाहिए, ये एक्टिविटीज करनी होती है ना, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस एक्टिविटीज, कहते हैं सिर्फ ये फॉर प्रॉफिट बिजनेस के लिए नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए भी है। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट्स, और मैं एक बात बता चुका हूं कि मैं जो फर्क पहले किया था नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट में, वो ये बुक इसको डिस्टिंक्शन करती नहीं है, इंटरचेंजेबल इस्तेमाल कर देती है। ठीक है, तो हम भी इसको इंटरचेंजेबल इस्तेमाल, नॉट फॉर प्रॉफिट को नॉन प्रॉफिट लिख रहे होते हैं। खैर, क्योंकि यहाँ पे वो लीगल सब्जेक्ट थोड़ी है, ये बिजनेस सब्जेक्ट है, तो इसमें इस किस्म की चीजें चल जाती है, पर लीगल सब्जेक्ट में नहीं चलती ये बातें। भाईजान आगे बढ़ो। टू अचीव and maintain profitability, businesses have found that they must produce quality products, operate efficiently, and be socially responsible and ethical in dealing with customers, employees, investors, government, regulators, and community. अब तीन चीजें बताई हैं इसने कि आप अगर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर दो, आइडिया क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मेंटेन रहे। आपको क्या लग रहा होगा मैं चाय पी रहा हूँ? भाई वो पढ़ाते वक्त पता ही नहीं चलता, चाय पड़ी होती है, वो शरबत में कन्वर्ट हो जाती है। गाया ना हो, इसलिए ख्याल रहता है यार, चाय आ गई पी लूं, बट पता ही नहीं चलता। चलिए, थोड़ी सी गर्म थी फिर भी। हाँ बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, लॉस में ना जाए, बंद ना हो जाए, उसके एग्जिस्टेंशियल इश्यूज ना क्रिएट हो जाए, तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बिजनेसेस हैव फाउंड दैट they must produce quality products, right? This is the essential thing. सबसे पहली चीज क्या है, आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनानी है। प्रोडक्ट्स आपकी गुड्स भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है। एक बैंक है, एक आपका मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विसेज है। आपको अगर वो क्वालिटी सर्विस दे रहे होंगे, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे होंगे, तो आप फिर उसको चेंज नहीं करते और आप उसके साथ कंटिन्यू करते हो। मगर अगर वो आपको अच्छी सर्विस नहीं देते, प्रोडक्ट की क्वालिटी में गड़बड़ होती है। मतलब मैं मिसाल दूं आपको, एक ब्रांड है पैकेज्ड मिल्क की, नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें जो लोग काम करते हैं वो हमारे दोस्त हैं। कहीं कॉल ना आ जाए कि सर आप हमारी प्रोडक्ट की बुराई कर रहे थे, अगर नहीं नहीं यार, इसलिए नाम नहीं लेते उसका। मगर टॉप लेवल की प्रोडक्ट है, टॉप लेवल भाई। और आई वॉज वन ऑफ देयर कंज्यूमर सम years back. I was one of their consumer. और फिर क्या हुआ, जो दूध था उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, इट वॉज वंडरफुल। आई डोंट नो क्या हुआ, या तो मेरा टेस्ट पता नहीं चेंज हो गया, टेस्ट बड्स ही चेंज हो गए, और वो टोटली सडनली मुझे लगा कि उसका टेस्ट डिफरेंट है। एंड मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल बेकार हो जाए सडनली। मैं कहा चलो हो सकता है कि कोई एक पैकेट होगा, कोई एक कार्टन होगा, उसमें मसला हो गया, कोई बात नहीं, आई कंटिन्यूड। बट फिर दोबारा, तो मैंने कहा यार लाना है, ये सेहत ना खराब हो जाए यार, पता नहीं क्या है इसमें। आपने सुना मेरा जुमला, पता नहीं क्या है इसमें। आई स्विच टू दी अदर। तो हुआ क्या, एक नया कस्टमर, ये बात सुनिएगा, एक नया कस्टमर लाने के लिए
एक नया कस्टमर लाने के लिए कंपनी को पैसे लगाने पड़ते हैं। किस चीज में पैसे लगाने पड़ते हैं? मार्केटिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। और इसके अलावा और भी बड़े खर्चे होते हैं नए कस्टमर पे। सिर्फ डायरेक्ट खर्चे नहीं होते। आपने एक बड़ा खूबसूरत सा बोर्ड लगाया हुआ है बायर कंपनी का, बड़ा खूबसूरत सा बोर्ड लगाया हुआ है, भाई ये भी तो खर्चा था। बोर्ड आपने जब जहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है उसको बड़ा जबरदस्त किस्म का बनाया हुआ है, ये मार्केटिंग थोड़ी है, ये भी तो खर्चा है, लोग आएंगे। तो आप आपके जहन में कौन होता है? नया कस्टमर, नया। जबकि मैं बता रहा हूँ द बेस्ट वे टू इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करो, क्योंकि उस पर कॉस्ट नहीं इनकर होती। नया कस्टमर लाने के लिए कॉस्ट इनकर होती है। आई मेरी बात? तो सर जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उसको इंश्योर करोगे ना, तो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस इरोड नहीं होगा, कस्टमर लॉयल्टी रहेगी, कस्टमर स्विच नहीं करेगा, आपका खर्चा कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि अगर आपका कस्टमर जा रहा है तो फिर आपको मार्केटिंग का खर्चा बढ़ाना पड़ता है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही अफेक्ट हो रही होती है, मेंटेन नहीं हो पाती। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मगर देन क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएंगे कैसे? जब आप ऑपरेट कैसे करोगे, आपके ऑपरेशंस एफिशिएंट होंगे। तो सेकंड चीज प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या है कि प्रोडक्ट तो क्वालिटी है, उसमें कोई शक नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट बन रही है, मतलब बिल्कुल एक ना क्लास, ओके। मगर आपकी प्रोडक्शन में वेस्टेज ज्यादा है। जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो उससे चीजें बनती तो हैं, मगर से 80 यूनिट्स बनते हैं, जबकि उसमें से बनने चाहिए थे 85। तो यू नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, आपके बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग वेरी एफिशिएंटली। आपके एसेट्स जो हैं उस पर रिपेयर का खर्चा बढ़ा आ रहा है, तो यू नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, ठीक है। और फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल और एथिकल, socially responsible or ethical in dealings with the customers, with employees, with investors, with government, with regulator, इन सब के साथ कैसे बिहेव करना है, इन सब के साथ एथिकली करना है, एंड द कम्युनिटी, ठीक है। सर इसका क्या ताल्लुक है प्रॉफिटेबिलिटी से? सर कैसे नहीं है भाई, अगर आप अपनी डीलिंग विद कस्टमर को ही ले लो, आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट है, यू आर वर्किंग एफिशिएंटली, जबरदस्त कोई वेस्टेज नहीं है, टाइम पे चीज बनती है, कम वक्त में, एफिशिएंट, इफेक्टिव, एवरीथिंग, मगर आपका स्टाफ बदतमीज है, आपका स्टाफ बदतमीज है, ट्रेन नहीं किया आपने, आप खुद बदतमीज हैं, आपको देख के वो बदतमीज बना है, ठीक है। आपने उनको इसे ट्रेन किया हुआ है, भाई कस्टमर जो है ना मंड दे, हाँ भाई सुना देना, भाई आप अपने बिजनेस एम्प्लॉइज के लिए किया है या कस्टमर के लिए किया? हु इज द किंग? हु इज द किंग? नो डाउट एम्प्लॉइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाई आर दे देयर? उनको जॉब मिली ही क्यों है? टू सर्व अ कस्टमर, टू सर्व अ कस्टमर। अब आप सारी चीजें छोड़ के अपने एम्प्लॉय, याद रखिएगा इस बात को। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक रेस्टोरेंट के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको जो सर्व करने वाला बंदे का बिहेवियर होता है, ठीक है। वो आपको सर्व करने वाला जो बंदा होगा ना, अगर वो उसका बिहेवियर, द वे दे लुक, द वे दे सर्व, उनकी सर्विस क्वालिटी होती है सर जी। तो आप वो एथिकल डीलिंग है कि नहीं आपको अपने कस्टमर से? मैं मिसाल देता हूँ, एक मिसाल है, और ये जबरदस्त किस्म की मिसाल है। और जैसे मैंने आपको अर्ज की है मेरे बच्चों, कि बिजनेस आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इज माय एक्सपर्टीज। अल्हम्दुलिल्लाह इस पक्षीय कम्युनिटी के अंदर मैं सिर्फ टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा बेटा, मैं सिर्फ आपको अल्लाह की शुक्र अदा करने के लिए, ठीक है, तहदी से नेमत, अल्लाह की नेमत है जो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए एक जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। कि अल्लाह का शुक्र, इस वक्त इस सब्जेक्ट का पाकिस्तान का टॉप का एक्सपर्ट हूँ। और इसकी वजह ये नहीं है कि मैं रीडिंग करके ये चीजें सिखाता हूँ, मुझे एक्चुअल काम भी आता है। और इस रीडिंग कितनी की हुई है तुम्हें अंदाजा है, रिसर्च कितनी तुम्हें अंदाजा है। तो सुने एक मेरी बात, कि जो कस्टमर्स के हवाले से हम बात करते हैं ना, मैं आपको देता हूँ यूएस में जब ट्रेन किया जाता है किसमें? कस्टमर सर्विस में। तो जो एक मिसाल हर जगह दी जाती है वो क्या होती है? वो ये है कि एक मिसाल दी जाती है कि एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में
एक बंदा आता है और आके कहता है ये लो अपना टायर, मैं कल तुमसे टायर लेके गया था गाड़ी का, ये लो, तुमने साइज भी मुझे गलत दे दिया, आई डिडंट वांट दैट, वापस ले लो। उसने कहा आई एम सॉरी सर, माय अपॉलॉजीज, ओके, लेट मी गेट बैक योर मनी। वो बंदा जो कौन था, जो डेस्क पे खड़ा हुआ बंदा होता है, जो कैशियर होता है, या जो बंदा वहां पे जो एक सर्व करने वाला एम्प्लॉई है, लो रैंकिंग एम्प्लॉई था, वो कोई मैनेजर नहीं था। ओके, एंड व्हाट ही डिड वाज टू इमीडिएटली, उससे पर्ची भी नहीं ली कि आपने कब खरीदा, क्या खरीदा, उसने जाके उसको पूछा कितना आपने पे किया था, एंड ही वेंट बैक टू द कैशियर, टू द मैनेजर, गॉट द मनी, और उसको पैसे दे दिए। बंदा वापस आ रहा है गाड़ी में, उसको सडनली ले जा रहे हैं, अरे उसको पता है एहसास होता है गाड़ी में, ये तो मैंने टायर यहाँ से लिया ही नहीं था, मैं तो टायर से लिया ही नहीं था, मैं तो टायर किसी और डिपार्टमेंट स्टोर से लिया था। तो दिस इज कस्टमर सर्विस सर जी, वो एक लॉयल बंदा उन्होंने क्रिएट कर दिया, लॉयल कस्टमर क्रिएट कर दिया, दिस इज हाउ। और ये विजन था उस बंदे का जिसने वो बिजनेस क्रिएट किया था। कि आए दो तीन चीजें देखो इस किस्से में सिखाई जाती है। नंबर वन, आप अपने लोएस्ट स्टाफ को ट्रेन करो टू बिहेव इन अ वे कि कस्टमर इज किंग। सेकंड, आप उनको एम्पावर करो इन अ कंट्रोल्ड मैनर। एम्पावर का मतलब ये नहीं है कि टायर जो है वो घर ले जाए फिर, ठीक है, नहीं, उसमें आप कंट्रोल्ड मैनर में, बट एम्पावर देम इन सर्टेन डिसीजंस जो कि वही होने चाहिए, जिसमें किसी से पूछना भी नहीं चाहिए, इफ द मैटर रिलेट्स टू कस्टमर सर्विस, और वो उसको वही डिसाइड कर सकता है, करे डिसाइड। एंड नंबर थ्री, कस्टमर के हवाले से देखें, व्हाट वाज द फोकस, फोकस था कन्वीनियंस, क्रिएट कन्वीनियंस, ठीक है। तो आप, फर्क पड़ेगा, आप सपोज कर लें पाकिस्तान में गए, और ये मैं मिसाल दे रहा हूँ लाहौर की, क्योंकि मैं जब सिविल सर्विस एकेडमी में था तो लाहौर में रहा हूँ। इट इज़ वे बैक इन 2004 एंड देन इन 2006, सिविल सर्विस एकेडमी और IRS एकेडमी, चूंकि दोनों लाहौर में है, एक वॉल्टन में है, एक बाल टाउन में, दोनों में मैं रहा हूँ। तो लाहौर के बिजनेसेस का एक एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहां पे आप जाएं, वापस करके दिखाएं भाई। अच्छा, कराची में फिर भी जो बिजनेस है ना वो हो जाता है, कराची में खास तौर पे जो मेमन भाई है वो बिजनेस करना जानते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं सर कोई बात नहीं है। अब एक मिसाल ले लें, मैंने अगर ये नहीं कि कराची में सारे एक सबको आते हैं, नहीं ऐसे भी नहीं है, तो मैं बात कर रहा हूँ एक रिलेटिव टर्म्स में। तो आप गए एक जगह से, आपने, मैं कहीं से ये बात कर रहा हूँ गुलशन की, गुलशन इकबाल की, और ये मैं बात कर रहा हूँ ऐसे एरिया की, शायद आप जानते हो इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, हसन स्क्वायर के आसपास पीछे जो गली है उसमें एक स्टोर है, जहाँ से मैं चीज़ें जाते हुए घर जाते हुए लेता हूँ। तो एक दफ़ा मैं वहाँ, चीज़ें थी, कोई मेडिसिन लेनी थी, वो मैं भूल गया या उन्होंने दी नहीं। तो मैं घर पहुंचा तो वाइफ ने कहा कि ये मेडिसिन ली, मैंने कहा हाँ। उसने देखा है ही नहीं, मैंने कहा शायद भूल गए होंगे। उसने बिल चेक किया, बिल में तो उन्होंने प्राइस रख मतलब पैसे चार्ज किए थे। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कल जाके बात कर लूंगा। मैं गया कल, मेरे पास पर्ची भी नहीं थी, मेरे पास वो बिल भी नहीं था। मैंने जाके उनसे कहा कि मेरी कल जो था आया था, तो मुझे लग रहा है कि मेडिसिन आपने नहीं दी है। क्या रिएक्शन होगा उनका? उन्होंने कहा बेटा सर से पूछ लो क्या मेडिसिन थी, जल्दी दे दो जल्दी दे दो। यार यकीन कर लो, यकीन कर लो, उसी के साथ फिर एक बड़ा स्टोर खोला, बड़ा, मगर मैं उस बड़े बड़े स्टोर, सस्ते स्टोर पे नहीं जाता, उनके पास जाता। भाई ये है प्रॉफिट को मेंटेन करना। आप क्या थे? एथिकल। किससे? कस्टमर। अब एम्प्लॉयज की तरफ आ जाओ, एम्प्लॉयज के साथ एथिकल होने का क्या मतलब है? गिव देम, नंबर वन, क्लियर डायरेक्शंस, क्लियर इंस्ट्रक्शन के व्हाट दे आर सपोज टू डू। आप उनको काम देते हो ईसा, सवाल पूछते हो मूसा, तो क्या होगा? दूसरा एथिकल क्या है? एथिकल ये है कि गिव देम क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बाद दूसरा क्या है? ट्रेन देम, टेक्निकली उसको ट्रेन करें, ठीक है। और आपने कहा अच्छा जी खुद कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? उसके बाद एथिकल होना क्या है? आपकी सैलरीज, आपके प्रमोशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कैरियर, ठीक। इन्वेस्टर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ ड्यू टैक्सेस पे करो।
आप उठा के देखिए, किसी भी एक जगह पे अगर आप अनएथिकल हुए ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। आई समझ आपको चीजें कैसे लिंक है? तो प्रॉफिटेबिलिटी का लिंक बनाया गया है किससे? प्रोडक्ट की क्वालिटी से, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी से, रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर से, और एथिकल डीलिंग्स विथ स्टेक होल्डर्स से। Because these groups have a stake, आगे लफ्ज stake, in the success and outcome of the business. They are sometimes called as stakeholders. Many businesses, for example, are concerned about how the production and the distribution of their products affect the environment. अभी मैंने मिसाल दी थी environment की, तो इसके लिए क्या है? Many businesses are concerned. क्यों? Because कि environment अगर आपके पास continuously आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या आप कोई ऐसा पानी है जो कि फैक्ट्री से प्रोसेसेस से निकलता है और जो आप ऐसे ही ड्रेनेज में डाल देते हो और बाद में वो नुकसान का सबब बनता है फॉर द कम्युनिटी, तो देन एट द एंड ऑफ द डे वापस आके आपको ही हिट करेगा। कैसे हिट करेगा? क्योंकि आपकी गुडविल, कोई इवेंट हो गया ना भाई, कोई इवेंट हो गया ना, देखो इन्वायरमेंट का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वो आपको आके किसी न किसी वक्त डैमेज कर रहा होता है। दैट इज वाई बिजनेसेस को इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना होता है कि उनकी गुड्स बन कैसे रही है, उनकी गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है और कैसे वो अफेक्ट करें इन्वायरमेंट को, राइट। नाउ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का टॉपिक जो है बेटा यहाँ से शुरू होगा, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मगर कल फ्राइडे है, फ्राइडे पे क्लास नहीं होती। सैटरडे की क्लास का अभी शेड्यूल देख लीजिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने आपकी क्लासेस जो है अभी फिक्स कर देंगे, बिकॉज वी आर इनटू ओनली द थर्ड क्लास। तीसरी क्लास में हम इस वक्त फर्स्ट सेकंड थ्री हुई है, और एक हमने डिस्कशन सेशन रखा था, और 3 क्लासेस हुई हैं आज की क्लास को मिला के। तो आपका अब टाइम टेबल फिक्स होगा, तो हफ्ते में हमारी इंशाल्लाह 4, या क्योंकि हमें अटेम्प्ट जो है उसके ये कोर्स कंप्लीट करना है, तो 4 क्लासेस होंगी या 5 क्लासेस होंगी, तो मैनेजमेंट आपको बता देगी। तो मगर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, याद रखना, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, भाई आप याद रखो। और ये बेटा वो एरिया है ना स्ट्रैटेजी का, स्ट्रैटेजी का। मेरा बच्चा, आप एक बात बता दूं, ये चीजें समझाना आसान काम नहीं है। ये काम समझाना आसान नहीं है। विजन और मिशन का फर्क भी नहीं समझ बच्चे को आता। क्या विजन में फर्क है, क्या मिशन है, होता क्या है, फिर गोल और ऑब्जेक्टिव पता ही नहीं होता, कख नहीं पता, स्ट्रेटजीज, और फिर ये टेक्टिकल। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें तवज्जो करनी चाहिए। अगर कोई दोस्त है ना आपके जो आपसे सीनियर हो, अभी जिन्होंने आईटीबी का पेपर पढ़ा, पूछ लेना जरा उससे, यार विजय, कोई जनरल बातें करेंगे, हवाई बातें होंगी, बस 2-3 वो कोई इस बुक में पढ़ ली होंगी, टीचर ने बताया कि नहीं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन देम, यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। तो फिर क्या होगा, वो केस स्टडीज कर लोगे मेरा बच्चा, जो कि आईकेएफ देता है। अगर किसी ने पूरी बुक पढ़ी है, समझी नहीं है, केस स्टडी नहीं कर सकेगा, बाकी एमसीक्यू कर लेगा। तो 2 काम करने हैं, पूरी बुक भी पढ़नी है, समझ के पढ़नी है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज आपने काफी चीजें सीख ली होंगी, और मुझे आप इस वक्त कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, और नहीं है ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। आई होप के आपको चीजें समझ आई हैं और आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ भाई, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वेरी एंटरटेनिंग। कोई बोर तो नहीं हो रहा है सब्जेक्ट में? भाई बोर हो रहा है तो बता दे। शाबाश जबा। मिस मैनेजमेंट, वो मिस मैनेजमेंट का मतलब एक लड़की है जिसका नाम मैनेजमेंट है, मैं मिस मैनेजमेंट। चले बच्चा, बताएं बच्चों। तो इंशाल्लाह अब अगली क्लास में मिलेंगे, स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे और इनकी चीजों को आगे लेके जाएंगे। एक बात कभी भी नहीं भूलिएगा, रिमेंबर दिस, कि हर सेगमेंट जिसको हम पढ़ रहे हैं, आपने साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से? मेरे 2000 एमसीक्यूज बुक से। 2000 एमसीक्यूज वाली बुक है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो काइंडली सेंड मी मैसेज, आपको वो नंबर मेरा मौजूद है, ताकि वो बुक आपको सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ में दी जा सके। मुझे मैसेज करो अगर आपके पास वो नहीं है तो, ठीक है। ये मेरा नंबर है,
03322130867 इसमें मुझे मैसेज करो, आपको मैं PDF भिजवा दूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट।